प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसके खिलाफ अब मुजाहरे शुरू हो गए हैं। जमात इस्लामी मुजाहरे कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुजाहरे कर रही है और अभी कराची में क्लैश भी हुआ है। अली जैदी साहब पर पथराव हुआ है, वो मामूली ज़ख्मी भी हुए हैं। ये जो नताइज हैं इसको कोई भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब ने भी कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर अपने रद्दमल का इजहार करते हुए तशवीश का इजहार किया है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे इंतखाबात कराए और फिर आइंदा जो इंतखाबात होने हैं उसमें क्या होगा, और ये तो जो अनारकी है और बेचैनी है वो पैदा करेगी। और इसके साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान मेयर बनाने के लिए राब्ते भी शुरू हो गए हैं। एक तरफ एहतजाज हो रहे हैं, मुतालबात हो रहे हैं, नताइज को दुरुस्त करने की बात हो रही है और साथ ही साथ जोड़ तोड़ भी हो रहा है। हम एक तो कराची की सियासत पर और फिर मुल्की सियासत पर गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ इमरान इस्माइल साहब मौजूद हैं, साबिक गवर्नर सिंध और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब। सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जमात इस्लामी से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अगर उनके साथ धांधली न हुई होती तो उनकी कितनी सीटें होती, तो उन्होंने कैलकुलेट किया है कि उनकी 103 सीटें होती। अगर तहरीक इंसाफ के साथ धांधली न हुई होती बल्दियाती इंतखाबात में, तो आपने क्या कैलकुलेट किया है, कुल कितनी सीटें आप हासिल कर रहे होते? देखिए, हमें इस वक्त तकरीबन 40 तो कंफर्म है जो हम जीत चुके हैं और 38 सीटें ऐसी हैं जिनके फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं, जिसके मुताबिक हम इलेक्शन जीते हैं और वहाँ पे नताइज का ऐलान किसी और के तहत हुआ। इसी चीज़ को लेकर अली जैदी आज डीसी ऑफिस गए थे किमाड़ी में कि वहाँ पे वो डीसी को सारे शवाहिद पेश कर सकें, और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने गुंडागर्दी की और उन्होंने वहाँ उसके ऊपर अटैक करवाया, लाठी और पत्थरों का बेदरीर इस्तेमाल हुआ और उसमें हमारे कारकुनान जख्मी भी हुए। एक तरफ पुलिस गर्दी हो रही है, हमारे MPs को, हमारे MNAs को हरासा किया जा रहा है, उठा के उनको अंदर डाला जा रहा है, वहाँ जदुकोब किया जा रहा है थानों में, जैसे राबिस्तान खान के साथ किया। और दूसरी तरफ ये इन्होंने अपने गुंडे भी आज़ाद छोड़े हुए और वो भी पुलिस की प्रोटेक्शन में आते हैं। तो ये तो एक अजीब बनाना रिपब्लिक इनको बनाया हुआ है। हमारी तो समझ से बाहर है कि ये किस तरह से हुकूमतें आगे चलेंगी। हमें अदालतों से उम्मीद है, अगर अदालतों से इंसाफ मिल जाए तो ठीक है, ना मिला तो ये सड़कों पर फैसला होना है। तो इमरान साहब, आप कह रहे हैं 38 जो हैं वो फॉर्म 11-12 आपके पास मौजूद है। ये तो आपके पास बड़ा सबूत है। इसको आप किसी भी फॉरम पर रह जाके अपने फिगर्स जो हैं वो, या जो इलेक्शन कमीशन के फिगर्स हैं उनको चैलेंज कर सकते हैं, अपने फिगर्स दिखा सकते हैं। तो आप अपने कानूनी ऑप्शंस को कहां इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं? हम कोर्ट भी गए, हमने कोर्ट में भी कर दिया है, इलेक्शन कमीशन को शवाहिद प्रोवाइड कर दिए हैं, DCs को जाके हर जगह DC के हवाले कर रहे हैं। अब देखें इसकी कहानी कहाँ तक बनती है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो पंजाबी में कहते हैं ना कि पावे पूरा पिंड मर जाए तू चौधरी नहीं बनना, ये पीपल्स पार्टी ने वोट नहीं था पीपल्स पार्टी का, ये तो इन्होंने चोरी किया है मैंडेट कराची का। इनका कभी जिंदगी में जब से पाकिस्तान बना है कराची ने पीपल्स पार्टी को वोट नहीं किया। ये तो इन्होंने तो डाका डाला है। ये वो फवाद चौधरी ने बड़ी अच्छी ट्वीट की थी कि चीफ सेक्रेटरी को और IG को और पूरी इंतजामिया को इलेक्शन जीतना मुबारक हो, क्योंकि इलेक्शन उन्होंने जीता है, पीपल्स पार्टी ने नहीं। इमरान साहब, ये जो नताइज आए हैं इसमें आपके साथ जो धांधली हुई है ये सिर्फ पीपल्स पार्टी ने की है या जमात इस्लामी ने भी हिस्सा डाला है? आपके ग्रीवेंसेस सिर्फ पीपल्स पार्टी से? नहीं, जमात इस्लामी से तो हमारा ऐसा ग्रीवेंस नहीं है, पीपल्स पार्टी से हमारा ग्रीवेंस है। हमारा मुकाबला था ही जमात इस्लामी और PTI का मुकाबला था। बाकी ये पीपल्स पार्टी तो चूचू का मुरब्बा है, ये इसमें थे कहाँ? ये कब से कराची के चैंपियन बन गए? कौन से इन्होंने कराची के काम ऐसे किए हैं कि जिसकी वजह से इनको कराची वोट करेगा? कराची में पढ़ा लिखा वोटर है, कराची का वोटर समझदार वोटर है। वो अंधाधुंध नहीं चलता कि भुट्टो जिंदा है कह के वो उसके पीछे चल पड़े। वो देखता है कि किसने क्या डिलीवर किया है। आज लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान से बड़ी सियासी हकीकत पाकिस्तान में इस वक्त दूसरी नहीं है। इमरान साहब, आपने जैसा कि कहा कि आपका मुकाबला ही जमात इस्लामी के साथ था, पीपल्स पार्टी न जाने कहां से आ गई। आपकी अगर नशस्तों की तादाद मान भी ली जाए, जितने आपके पास फॉर्म 11-12 मौजूद हैं वो तमाम मान भी लिए जाए, फिर भी आप नंबर 2 पार्टी हैं, जमात इस्लामी फिर भी लीड कर रही है और आपसे जीत गई है। क्या वजह हुई? आप कैसे एनालाइज करते हैं अपने परफॉर्मेंस को? क्या हुआ कि जमात इस्लामी पर लोगों ने ज्यादा एतमाद का इजहार किया, बावजूद इसके कि आपके यहाँ पर MPs और MNAs की तादाद ज्यादा है, आप मकबूलियत इमरान खान की इस वक्त ज्यादा है, क्या हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो है उसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं हमारी तंजीम की भी कमजोरी इसमें रही है कि जिसमें हम खान साहब की पॉपुलैरिटी को इनकैश नहीं कर सके। उसको हम देख लेंगे, लेकिन हमारा जो इस वक्त हमारा जो मामला है वो ये है कि हमारी सीटों को, तकरीबन 40 सीटों को पीपल्स पार्टी ने चोरी किया है और हमें अपना हक वापस चाहिए। हम क्योंकि हमारे पास
वो सारी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स मौजूद हैं जिसके अंदर ये धांधली है, हाथ से काट के नंबर चेंज किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जिसको हम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। मुझे कभी उम्मीद है कि हमें कोर्ट से इंसाफ मिल जाएगा। इमरान साहब, ये बताइए कि आपका क्या जमात इस्लामी से के साथ राब्ता हुआ है? मेयर लाने के लिए पीपल्स पार्टी ने उनको ऑफर किया है कि आइए हमारे साथ बैठिए, बात कीजिए। आपका भी फॉर्मली राब्ता हुआ है जमात इस्लामी से? जमात इस्लामी से हमारा राब्ता है, मुसलसल राब्ते में है, और देखें क्या फैसला होता है, वो क्या बात आगे चलती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहेगी जिसमें ये गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। हमें इसमें से हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अपोजिशन का किरदार ही अदा करेंगे। आपको क्या लगता है कि जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहेगी, आपके साथ आना चाहेगी? क्योंकि उनको अगर वो पीपल्स पार्टी के साथ जाते हैं तो एक फेवर शायद ये मिलेगी कि उनको लगेगा कि फंड्स हमें मिल जाएंगे, हमारे लिए आसानी थोड़ा रहेगी उनके साथ अलायंस करना। आपको क्या लगता है वो क्या चूज करेंगे? ये उनकी मर्जी है किसके साथ जाते हैं। उन्होंने क्या अपना नुक्ता नज़र देखा है, वो क्या सिर्फ फंड्स के लिए उस जमात के साथ जाना चाहेंगे जो हुकूक गज़ब करती रही है, या वो हकीकी बैटल में आना चाहेंगे? तो ये उनकी मर्जी पर मुनहसर है। हमने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करनी नहीं, हमने तो अपोजिशन का किरदार ही अदा करना है। हमने अलहदा बैठना है, तो बाकी देखेंगे फिर क्या होता है। अगर जमात इस्लामी को हमसे मदद की ज़रूरत हुई तो वो हमसे रब्ता कर लेंगे, फिर हम फैसला कर लेंगे हमने क्या करना है। सही। इमरान साहब, कुछ कौमी सियासत पर मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूं। एक तो ये बताइए कि पंजाब असम्बली तहलील हो गई, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील हो गई, इसके साथ ही जब ये फैसले किया गया था तो उसी वक्त इमरान खान साहब ने या पिंडी के जलसे में ऐलान किया था कि हम बाकी सूबों से विड्रॉ कर लेंगे, ये इस्तीफे दे के बाहर आ जाएंगे। तो ये बताइए कि सिंध असम्बली से इस्तीफे दे के कब बाहर आ रहे हैं? नहीं, सिंध असम्बली से इस्तीफे देने का कोई सेंस नहीं है, कोई जवाज नहीं है हमारे पास। तो जो इलेक्शन एक्चुअली हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये कर इसलिए रहे हैं कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। जनरल इलेक्शन की तरफ जाने के लिए हमने 2 असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी हैं, एक पंजाब और एक केपी। अब पाकिस्तान की 60% नशिस्तों पे इंतखाबात होने हैं, और अगर नेशनल असम्बली के मिला लें तो तकरीबन 70-75% नशिस्तों में इंतखाबात होने। कोई जरिया ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है कि ये हुकूमत अब सर्वाइव कर जाए। इस हुकूमत ने गिरना ही गिरना है। डिसाइड ये करना है कि इन्होंने कब गिरना है, आज गिरा या कल गिरा। वो कहते हैं ना कि जी का जाना ठहर गया है, सुबह गया या शाम गया। इमरान साहब, अगर वाकई इन 2 असम्बलियों के तहलील होने से हुकूमत पर दबाव पड़ रहा होता और वो ये सोच रहे होते कि इलेक्शन में ही जाना चाहिए, जनरल इलेक्शन में जाना चाहिए और कौमी असम्बली के इंतखाबात में भी जाना चाहिए, तो फिर वो 35 इस्तीफे कबूल क्यों करते हैं और क्यों वो ज़िमनी इंतखाबात के लिए जाते हैं? वो कह रहे हैं कि जी ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी हो जाएगा, आइए मैदान में उतरिए। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी हो जाएगा और ज़िमनी इंतखाबात वो लड़ेंगे नहीं। ये भी देखें आप, ये करना क्या चाह रहे हैं। देखें, ये हुकूमत ने तो जाना है, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये ज़्यादा अरसे की नहीं है। अब ये चाह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अपोजिशन में आके वहाँ बैठ के हमसे नेगोशिएट ना करे कि इंटरिम गवर्नमेंट में कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होगी। ये अपनी मर्जी की इंटरिम गवर्नमेंट लगाना चाहते हैं, क्योंकि अवाम में तो जा नहीं सकते। अवाम के पास तो बर्गर खाने जाते हैं तो जूते पड़ते हैं, तो वोट मांगने कैसे जाएंगे? तो ये तो वहाँ से स्टेट की मशीनरी को यूज़ करना चाहते हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ को वहाँ ब्लॉक करने के लिए ये नंबर गेम इन्होंने शुरू किया कि ये इस नंबर पे लाएंगे कि तहरीक इंसाफ का वहाँ पे ना बने गेम। और ये मैं आपसे शर्त लगा लें मेरे से, ये कोई इंतखाबात नहीं होंगे, ये सीधे हम यानी जनरल इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। नहीं, चलिए मान लीजिए कि ऐसा ही होगा जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि इंतखाबात होते हैं, तभी तो आपने ये ऐलान किया है कि ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान 35 सीटों पर हिस्सा लेंगे। इसका जाहिर है इस बात का इम्कान मौजूद है, तभी ये ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हुआ है। लेकिन अगर पीडीएम हिस्सा नहीं ले रही तो तहरीक इंसाफ भी क्यों हिस्सा ले रही है ज़िमनी इंतखाबात में? सर नहीं, ज़िमनी इंतखाबात अव्वल तो मेरे ख्याल से होंगे ही नहीं, ये सारी गिमिक्री है। लेकिन अगर होंगे तो हम भरपूर हिस्सा लेंगे उसमें और हम फिर रिजाइन करेंगे। इनको खुला यानी क्या करें, 2/3 मेजोरिटी इनके पास छोड़ दें। ये तो आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। कल तक तो ये सारे टीवी पे आके हमें दावे कर रहे थे कि आप असेंबली में आए, वहाँ बैठे, वहाँ बैठ के बात करें। तो अब असेंबली में जा रहे हैं तो ये वहाँ से ये काम इन्होंने शुरू कर दिया। किस बेसिस पे स्पीकर ने ये वाले 35 सेलेक्ट किए? मुझे वो अपना क्राइटेरिया बता देंगे, इस बेसिस पे मैंने सेलेक्ट किया। सही है। तो इमरान साहब, अब एक मसला और भी है, और वो ये है कि इमरान खान साहब पर बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं और कुछ केसेस में उनके नाअहल होने का भी इम्कान है या खदशा है। तो अगर इमरान खान साहब 35 सीटों पर इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं
और उनकी नाअहली का फैसला हो जाता है इलेक्शन कमीशन से या किसी अदालत से, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं फिर आप? मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान को इन्होंने गिरफ्तार करने की कोशिश की या नाअहल करने की कोशिश की, सिर्फ इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा। एक बहुत ही इंतहाई खतरनाक इमरान खान ये देखेंगे, इतना इजाफा उसकी पॉपुलैरिटी में होगा कि इनको अंदाजा नहीं है। कौम इस वक्त इमरान खान के इश्क में, मोहब्बत में गिरफ्तार है। ये बिल्कुल अंधे हो गए, इन्हें नजर नहीं आ रहा ये, लेकिन ये करके देख लें अपनी हरकत, आप ये देखिएगा कि इमरान खान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां से कहां जाता है और इमरान खान ही मूवर एंड शेकर ऑफ पाकिस्तान पॉलिटिक्स रहेगा। सर, जब दो चीजें बैक वक्त हो रही हों, एक तरफ इमरान खान की पॉपुलैरिटी का ग्राफ उरूज पर हो, दूसरी तरफ तंजीम की कमजोरियां हो, तो जीतता क्या है? पॉपुलैरिटी जीत जाती है या कमजोरियों की वजह से शिकस्त हो जाती है? कमजोरियों में तो ओवरकम हो सकता है ना जी। कहीं अगर कमजोरी रह गई है तो उससे बेहतर बनाया जा सकता है, उसमें तब्दीली हो सकती है, उसी तंजीम को मजीद मजबूत किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन हमने अपनी अगर कमजोरी से सबक लेना है और उसको करेक्ट करना है, हम ये कर रहे हैं। हम मुसलसल इसके प्रोसेस में हैं और इंशाल्लाह हम इसको ओवरकम कर लेंगे। इमरान साहब, आप फौरी तौर पर इलेक्शन में उतरना चाहते हैं, 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन के बारे में आपकी राय यह है कि उसने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, अभी आपने फवाद चौधरी साहब की ट्वीट का हवाला भी दिया और उनको मुबारकबाद पेश की कि जी आप जीत गए। तो ऐसे में ये जो 3 महीने के अंदर इंतखाबात होते हैं और रिजल्ट कुछ इसी किस्म के आते हैं जो आपके कराची के बल्दियाती इंतखाबात में हुआ है आपके मुताबिक, तो फिर ये तो और क्योस की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। अब बेहतर ना होता कि इलेक्शन कमीशन में जो आप तब्दीलियां चाहते थे उसके करने के बाद फिर इलेक्शन में उतरते? देखिए, मैंने आपसे अर्ज किया ना, पूरी स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हुई पंजाब में इंतखाबात के ऊपर। 20 सीटों का जो इंतखाब था, 17 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं जीते। वजह, उन्होंने पूरी स्टेट मशीनरी के खिलाफ इस्तेमाल की, सारे काम किए। वजह यह थी कि 52% लोगों ने आके वोट डाला, 52.52% वोटिंग रहा। और यहाँ सिंध में, कराची में खासतौर से बहुत कम, बहुत लो रहा, 10% के अंदर रहा ये सारा वोटिंग परसेंटेज। लोगों का बाहर निकलना बहुत कम रहा, जिसकी वजह से मैंने आपसे कहा कि उसमें तंजीम की कमजोरी कहीं रही, कैंपेन की कमजोरी रही। लार्जर टर्नआउट इज ऑलवेज बेटर, वो उसके सामने धांधली नहीं हो सकती। धांधली वहां भी हुई पंजाब में, लेकिन इतना ज्यादा वोट पड़ा कि वो धांधली दब गई, खत्म हो गई। सो पब्लिक ने निकलना है और बड़े इंटरेस्ट के साथ और बहुत जोश जज्बे के साथ निकलना है, इसलिए कि ये अब हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ रहे हैं। हम वो जंग लड़ रहे हैं कि जिसमें हमने पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली वायबल बनाना है, ऊपर लाना है पाकिस्तान को। इन्होंने जहां पाकिस्तान को पहुंचा दिया, वर्ल्ड बैंक ने आज मना कर दिया कि वो $1 बिलियन जो उन्होंने देने थे वो नहीं देंगे। उधर IMF जो है वो आपको पैसे नहीं दे रहा। ये यहाँ पे अपनी जादूगरियां चलाई चले जा रहे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए कि इनका तो माल बन रहा है और ये अब यहाँ से भागने की तैयारी में सूटकेस पैक हो रहे हैं अब। सही है। तो इमरान साहब, आप जाहिर है आप तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान के फायदे में है कि अगर पूरे पाकिस्तान में एक साथ अगले 90 रोज में इलेक्शन हो जाएं, लेकिन सियासी तौर पर आपको क्या सूट करता है? 2 सूबों में इलेक्शन है वो आपके फायदे में है या पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन फायदे में है? क्योंकि एक राय ये भी है, इमरान खान साहब से ये कहा जाता है कि चलें बारी बारी अगर इलेक्शन होते हैं और अगर आप पंजाब इस वक्त सिक्योर कर लेते हैं, खैबर पख्तूनख्वा तो शायद कर ही लें, लेकिन पंजाब भी सिक्योर कर लेते हैं, तो उससे 6 महीने बाद होने वाले जनरल इलेक्शन में आप ही को फायदा होगा। इसलिए 2 सूबों के इंतखाबात अलग हो जाने चाहिए, यह भी तजवीज दी जा रही है। तो बेहतर सियासी तौर पर पार्टी के लिए क्या है? नहीं, देखिए, ये तो आपको गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, वो फंस गए। अब उनकी समझ नहीं आ रहा कि वो मोटरसाइकिल पे ऐसे बैठें कि वैसे बैठें। यानी वो पंजाब का इंतखाब अलहदा करा लें तो वो सोचते हैं कि जी हम तो बिल्कुल फंस जाएंगे, क्योंकि 6 महीने बाद जब हम जनरल इलेक्शन में जाएंगे तो नेशनल असेंबली के इंतखाबात में पंजाब में कैंपेन कैसे रन करेंगे? वहाँ तो इमरान खान की एक मजबूत हुकूमत होगी, उसके MPs बैठे होंगे, उसके मिनिस्टर्स होंगे, वहाँ कैसे करेंगे? और अगर ये जनरल इलेक्शन कराते हैं तो इस वक्त इमरान खान की पॉपुलरिटी का ग्राफ बहुत ऊपर है। तो ये तो उनके सोचने की बात है। हम दोनों सूरतों में तैयार हैं। आ जाएं, जहाँ पंजाब के मैदान में मुकाबला करना चाहते हैं वहाँ कर लें, KP में करना चाहते हैं वहाँ करें, पूरे पाकिस्तान में करना चाहते हैं तो भी हम तैयार हैं। PMLN को बड़ी होप्स है इमरान साहब के, जाहिर है इमरान खान साहब को अभी रिकवर करने के लिए कुछ और वक्त चाहिए, और उनकी होप्स ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ रहे हैं और जब वो आकर मैदान में निकलेंगे तो ये जो अभी थोड़ा सा डिसबैलेंस सा लग रहा है ग्राफ, ये बराबर हो जाएगा और नवाज शरीफ आकर इमरान खान की पॉपुलैरिटी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। आप इन पहलुओं पर भी सोच रहे हैं? आपने कभी किसी भगोड़े को मैदानी जंग में उतरते हुए देखा है? अगर इतनी दिलेर आदमी है तो भागा क्यों? और भाग गया था तो अपनी हुकूमत में वापस क्यों नहीं आया? बेटी को भी बुला लिया,
भांजा भी उधर है, भतीजा भी उधर है, दामाद भी उधर है, सारे के सारे पहुंचे हुए हैं वहां लंदन। और वो कहते हैं कि जी हाँ वो मुकाबला करेंगे। जिस पार्टी का लीडर अपने मुल्क में रहने से डरता हो वो क्या मुकाबला करेगा इमरान खान का, जो अपने मुल्क के अलावा दूसरी कुछ सोचता ना हो। तो मैं नहीं समझता नवाज शरीफ आएंगे, और अगर आएंगे भी तो उनके आने से कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। सही है। आखिर में सर मुझे ये बता दीजिए जाते जाते, इमरान इस्माइल साहब के अर्बन सिंध में आपको शिकस्त हुई और आप समझते हैं कि तंजीम की कमजोरियां भी उसकी एक वजह है, तो यहाँ रूरल सिंध में क्या सूरत हाल होगी? अगर आप अर्बन सिंध में ये रिजल्ट निकला है तो आज इलेक्शन हो जाए तो रूरल सिंध में तो शायद इससे भी कमजोर तैयारी है आपकी। नहीं, रूरल सिंध में बल्कि मैं समझ रहा हूँ कि हम बेहतर रिजल्ट हम ले लेंगे इंशाल्लाह। इसलिए कि अभी आपने देखा कि दादू मेहर में हमने वो पूरा जीत लिया है। हैदराबाद में हमने सरप्राइजिंगली बड़े ज़बरदस्त हमने रिजल्ट वहाँ से हासिल किए हैं। 38 या 40 यूसीज हम हैदराबाद से जीत गए हैं, और हमने आगे भी अच्छे रिजल्ट लिए हैं। तो इंशाल्लाह हम वहाँ थोड़ा सा फोकस करेंगे, खान साहब को ले जाएंगे, तो वहाँ पे हम चेंज ला सकते हैं बहुत आसानी से। सर आखिरी सवाल यह है कि आपने खुद तस्लीम किया और इमरान खान ने भी कि तंजीम की कुछ कमजोरियां रही हैं, इसकी जिम्मेदारी आप किस पे डालना चाहेंगे इमरान इस्माइल साहब? नहीं, मैं पर्टिकुलरली तो किसी का नाम नहीं लेना चाहता। तंजीम का हिस्सा मैं खुद भी हूँ। मैं तंजीम से मतलब ये कि कराची में हैंड्स ऑन तो ओहदा मेरे पास नहीं है। मैं एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हूँ पार्टी का, लेकिन ताल्लुक तो कराची से है। तो तंजीम के साथ साथ मैं भी ये जिम्मा लेना चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ पे मौजूद था, और इन सारे फैसलों में जो कमी बेशी रही उसमें जाहिर है कि मेरा भी हिस्सा है। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे। कराची की सियासत पर और जो कौमी सियासत है उस पर गुफ्तगू हमारे साथ कर रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आकर मज़ीद चीज़ों पर नज़र डालते हैं कि हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है, और पाकिस्तान की जो सियासत है वो क्या रुख इख्तियार कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी अपनी चालें चली जा रही हैं। कभी लगता है कि एक जमात का पलड़ा भारी हो गया है, कभी दूसरी चाल से लगता है कि दूसरी सियासी जमात जो है वो बेहतर पोजीशन में आ गई है। हालात किधर जा रहे हैं? ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ इरफान कादिर साहब मौजूद हैं। आप माहिर कानून हैं और स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर के। बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब। सर दो मामलात पर आपकी राय दरकार है। एक तो सबसे पहले ये बताइए, ये इस्तीफों पर बहस हो रही है, क्या स्पीकर साहब के पास किसी भी एमएनए का इस्तीफा कबूल करने का, जब उसने पेश कर दिया हो, किसी भी वक्त इस्तेकाक होता है, उसकी डिस्क्रिशन है, उसकी एब्सोल्यूट पावर है उसके पास कि वो जब चाहे कबूल कर सकता है या जितना अरसा चाहे उसको कबूल ना करे, या कोई प्रिंसिपल भी है इस पर? इस पे सबसे जो मुसल्लमा प्रिंसिपल है वो ये है कि स्पीकर जब भी इस्तीफे मंजूर करता है तो एक प्रिजम्पशन ऑफ करेक्टनेस जो उसके साथ अटैच्ड है। और इससे पहले भी स्पीकर साहब ने इनके 11 लोगों के इस्तीफे मंजूर किए थे, जो कि इन्होंने चैलेंज किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही होल्ड किया था कि ये इस्तेकाक स्पीकर साहब का, अदालतों का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, और यही सुप्रीम कोर्ट की भी राय थी जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उनकी। और जिन लोगों ने भी अब तक इस्तीफे दिए हैं और जिनके इस्तीफे स्पीकर साहब ने मंजूर किए हैं, उनका ये मौकफ सामने नहीं आया कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। जी बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें इरफान साहब मसला ये है कि हम एक प्रिंसिपल खुद हुकूमत की तरफ से या स्पीकर साहब की तरफ से सुनते रहे हैं कि जब तक 1 बाय 1 आकर मेरे पास आप तस्दीक नहीं करेंगे तब तक मैं इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता, क्योंकि यही प्रिंसिपल है। अब 1 बाय 1 ये लोग नहीं गए, इसके बावजूद इनके इस्तीफे कबूल कर लिए गए। देखिए आप समझे, 1 बाय 1 तो उन लोगों के लिए ना जिनके बारे में स्पीकर साहब को पता नहीं है। जो लोग अलग-अलग रोज बयान दे रहे हैं कि हम इस्तीफे हमारे मंजूर करो, हमने इस्तीफे दे दिए, आज भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए, तो इसका मतलब है कि स्पीकर ने सही मंजूर किए ना। स्पीकर ने क्या गलत किया? सही है। तो इरफान साहब ये तो 8 महीने से अलग ऐलान कह रहे थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर करो, फिर 8 महीने तक रोके रखने का भी कोई जवाब मौजूद होता है स्पीकर के पास? नहीं, अब तो इन पे कोई जवाब ही नहीं है ना कि ये कहें कि मंजूर क्यों कर लिए, क्योंकि यहाँ तो ये कह दें ना, आज कह दें
कि जी स्पीकर साहब जो है हमने इस्तीफे नहीं दिए, स्पीकर साहब हो सकता है इनको दोबारा सुन। हाँ, वो तो शकूर शाद वाला एक ऑप्शन मौजूद है कि अदालत में जाके जैसे शकूर शाद ने कह दिया कि मैंने इस्तीफा नहीं दिया तो वापस हो गया। नहीं, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल सर, इस पर तो आपकी राय आ गई, आपने कह दिया कि उन्होंने आप कबूल कर लिया। लेकिन मेरा सवाल ये था कि 8 महीने पहले भी तो अलग ऐलान ये कह रहे थे कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाए, मगर 8 महीने पहले नहीं किए स्पीकर साहब ने, तो रोके रखने का क्या जवाब होता है स्पीकर साहब के पास? मेरा ख्याल है स्पीकर साहब इनके साथ बहुत लीनियंट रहे हैं, और बावजूद के वो इतने लीनियंट रहे हैं और आज जाके उन्होंने मंजूर किया, इस पे भी ये इशू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सामने आके ये नहीं कह सक रहे कि जी हमने इस्तीफे नहीं दिए। सही है। और जो लोग बाकी रह गए हैं उनमें से भी कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं, तो उसमें भी ये स्पीकर ही के पास इख्तियार होगा कि जब उनका इत्मीनान होगा तब वो कबूल करेंगे, ऐसा ही है सर? बिल्कुल स्पीकर साहब का इख्तियार है और किसी का नहीं है। राइट सर। अच्छा सर, ये बता दीजिए कि ये जो अब हम इस वक्त एक और बहस में हैं, आपकी इस पर क्या राय है कि ये जो अबूरी हुकूमत 3 बनने जा रही है और 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, आपके ख्याल में इसको 90 दिन की मुद्दत को एक्सटेंड किया जा सकता है? कोई रास्ता मौजूद है? देखिए, ये सवाल ही गलत है कि 90 दिन की मुद्दत को एक्सटेंड किया जा सकता है। ये तो इशू ही नहीं है कि एक्सटेंड किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। इशू ये है कि अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं होंगे तो क्या उसके बाद इंतखाबात होंगे, और इशू ये है कि जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते क्या तब तक ये जो निगरान हुकूमत है कायम रह सकती है? तो इसका जवाब है कि हाँ, जब तक इंतखाबात हो नहीं जाते तब तक निगरान हुकूमत कायम रहेगी, और वो ज़रूरी है और वो आइन का मंशा है। और इसीलिए आइन में ये नहीं कहा गया कि जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो निगरान हुकूमत जो है तहलील हो जाएगी, कतन तहलील नहीं होगी। लेकिन 90 दिन के अंदर इंतखाबात का होना भी तो आइन में कहा गया है कि ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो बहुत ज़रूरी चीज़ ना हो सके तो फिर आइन में ही कह दिया गया है कि जब आइन किसी चीज़ की कोई मुद्दत मुतय्यन करता है और वो चीज़ उस मुद्दत में नहीं होती तो वो फिर भी की जाएगी, तो वो फिर भी किए जाएंगे। सही है। और सर, अगर वो 90 दिन में या मुकर्रर मुद्दत में ना हो सके तो ना होने के लिए भी कोई कुछ रास्ते मौजूद हैं कि इन वजूहात की बिना पर जो है वो ये नहीं हो सकती? बिल्कुल, वो तो मैंने बताया ना, आर्टिकल 254 उसको केटर कर रहे हैं। ठीक, कि ये बड़ी जायज़ वजह होगी ना कि कौमी असम्बली के जब इंतखाबात होंगे तो सूबों में उस वक्त यानी निगरान हुकूमत ही नहीं, न्यूट्रल सेटअप ही नहीं होगा। ठीक है। तो आइन का तो ये मंशा नहीं है। आइन का तो मंशा ये है कि जब भी इंतखाबात हों उस वक्त निगरान सेटअप के अंदर होने चाहिए। सही है। तो ये पहली दफा एक इनराफ किया है एक आइनी तरीके से, और मुल्क में इंतशार जो है मैं देख रहा हूँ फैलता हुआ नजर आ रहा है कि कभी हुआ ही नहीं है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है मुख्तलिफ औकात में हो। क्या हम पाकिस्तान को तोड़ना चाह रहे हैं? सही है। तो सर, आप चूंकि अब मुशावरती टीम का हिस्सा हैं या आपके पास एक जिम्मेदारी भी है, तो आपसे भी मुशावरत की जा रही होगी। क्या हुकूमत इस वक्त इन ऑप्शंस पे गौर कर रही है कि 90 दिन में न कराए जाएं? जैसे कि आप कह रहे हैं कि मुल्क को तोड़ना चाहते हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन आप कह रहे हैं मुल्क को नुकसान हो सकता है इससे, तो आप भी यही राय हुकूमत को दे रहे हैं और हुकूमत की राय सीख कर रही है कि हम ये 90 दिन में इलेक्शन ना करवाएं और इसको आगे ले जाएं? देखिए, इलेक्शन कराना या ना कराना हुकूमत का काम नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने ये कराने हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने देखना है कि कौन सा वक्त जो है इलेक्शन के लिए सूदबंद है और उसका तयन के कब इलेक्शन होंगे और कब मुल्की मफाद में वो कौन सा टाइम बेहतर है, और आइन की रूह के मुताबिक क्या तमाम इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए या इलेक्शन जो है पीस मील होने चाहिए कि पहले एक सूबे के फिर दूसरे सूबे के और फिर कौमी असम्बली के। तो ये सारी चीजें इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना। बहुत शुक्रिया इरफान काजी साहब। प्रोग्राम में अब हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शेख साहब, खुश आमदीद। एजाजुल हक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान है। आप भी बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब। शेख साहब, पहले ये बताइए कि अगले 90 दिन में आपको 2 सूबों में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या पूरे पाकिस्तान में इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं या 2 सूबों में भी नजर नहीं आ रहे? देखें, ये जो आपने सारी बातें कर दी हैं ना, ये सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद है, मगर अभी ये देख लेते हैं कि एक असम्बली तहलील हुई है तो ऑन द फेस ऑफ इट 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, आइन यही कहता है। दूसरी असम्बली भी तहलील हो गई और क्योंकि इन दोनों पार्टियों का कोई कंसेंसस नहीं होना बिल्कुल नजर आ रहा है, कौम को भी, मुझे भी, आपको भी, तो मैं ये समझता हूं कि अल्टीमेटली ये फैसले जो निगरान चीफ मिनिस्टर्स के होंगे
तीन दिन गुजार के चीफ मिनिस्टर, अपोजिशन लीडर, फिर पार्लियामानी पार्टी एंड देन अल्टीमेटली 3 दिन बाद जो है वो, तो ये सारे मिला के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, ये चीफ मिनिस्टर जो है मुझे लगता है ऐसे है कि उन्होंने ये लगाने हैं। तो ये 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए और मुझे होते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जो तहलील हुई असेंबली है वो वापस रिस्टोर कैसे होगी, उसका क्या आईनी तरीका है। मैंने तो अभी तक नहीं पढ़ा उसमें कि इसको जी कैसे खुद ब खुद रिस्टोर हो जाएगी या किसी की विश पर रिस्टोर हो जाएगी। अब जैसे आपने कहा भाई क्या इकट्ठे भी हो सकते हैं, तो ये 2 असेंबलियां तोड़ने का। हाँ, लेकिन वो अभी इरफान कादिर साहब से हम बात कर रहे थे, तो इरफान कादिर इन दोनों असेंबलियों को कि अगर एक चीज आइन की जी 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 मैं अगर आप मुझे इजाजत दें मैं मुकम्मल कर लेता हूं, फिर आपका जो पहला जुमला था वो ये है कि आपने फिर साथ ये भी कहा कि क्या इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो बेसिकली तो इमरान खान साहब ने ये असेंबलियां इसीलिए तोड़ी हैं कि वो चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत जो है वो इस मुल्क की जान छोड़ दे और वो भी इलेक्शन अनाउंस कर दें, वो भी जो है वो डिसोल्यूशन की तरफ चले जाएं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे हमेशा उनको प्रोवोक किया जाता रहा। मरियम नवाज साहबा कहती नहीं कि भाई एडा चौधरी है तो तोड़ देना, फिर दो में तोड़ दो, क्यों नहीं तोड़ते हो, तोड़ दो तो हम इलेक्शन करा देंगे। वो तोड़ छड़िया ने उन्हें फिर। अच्छा, अब वो हो गए टूट, अब ये अपनी बात से भाग गए। अब ये नेशनल असेंबली डिसॉल्व करने को तैयार नहीं है, मगर ऑब्वियसली इन मुआशी हालात में जो आज हम देख रहे हैं, इस किस्म का टर्मोइल पॉलिटिकल, ये बहुत बड़ा प्रेशर टैक्टिक है, तो उन पर प्रेशर तो होगा। तो नजर तो ये आता है कि शायद वो मजबूर हो जाए। अब तीसरा सिनेरियो ये है कि जी नहीं, वो नई नेशनल असेंबली तोड़ते हैं। तो अगर नेशनल असेंबली नहीं तोड़ते हैं तो फिर आईन के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि ये जरूरी है कि सारे इलेक्शन एक ही दिन होने हैं। ये जो कुछ किया गया है अभी तक, चाहे तोड़ी है चाहे तोड़ने का वादा करने वाले रख के बैठे हैं, ये सब आईन के मुताबिक है। तो टेक्निकली ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, मगर इसमें ये पॉसिबिलिटी भी किसी हवाले से रूल आउट नहीं की जा सकती कि इलेक्शन तो होने ही नहीं और सूबाई असम्बलियों को तो 90 दिनों के अंदर ही होने हैं इस वक्त के आईन के मुताबिक। बिल्कुल सही है। लेकिन सर एजाजुल हक साहब, अब मामला यह है कि अभी इरफान कादिर साहब से हम बात कर रहे थे। इरफान कादिर साहब कहते हैं, अब कानून में अभी कुछ दिन पहले एक और वकील साहब से बात हो रही थी, वो ये कहते हैं कि जी एक चीज़ जो एक आईनी मुद्दत में होनी है, जैसे 90 दिन में होनी है, लेकिन अगर वो 90 दिन में नहीं होती तो उसके बाद भी उसने होना ही है, और उसके बाद कब होना है ये भी आइन नहीं बताता। और साथ ही साथ ये कि जो इस वक्त 3 महीने के लिए एक निगरान हुकूमत बनेगी, जब तक इलेक्शन नहीं होंगे ये ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगी। तो हुकूमत इन लाइंस पे भी तो सोच रही है, इसके क्या नताइज निकलेंगे? ये हुकूमत तो बहुत कुछ सोच रही होगी, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज़ भी होती हैं, जिस तरह आप भी शेख वकास अकरम साहब ने आपको बताया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि मुल्क इस वक्त जिस नहज पर पहुँच चुका है, इसमें हर बाशऊर शख्स जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत है वो ये सोच रहा होगा कि मुल्क को इस्तेकाम की तरफ लेकर जाएं, मुल्क को इस और मुल्क की मईशत को एक कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएं। और कोई भी आप पे रिलाय इसलिए नहीं कर रहा कि मुल्क के अंदर एक बिल्कुल ही गैर मामूली से माहौल पैदा हुआ है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि असम्बलियाँ तोड़ दो, एतमाद का वोट ले लो, ये मतलब एक बचगाना खेल खेला जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को लाना बीच में, ये तो लग ही रहा है जिस किस्म के नाम उन्होंने दिए वो उस पर कंसेंसस और एग्रीमेंट तो हो ही नहीं सकता। आप देखें ना कि अगर ये संजीदा होती हुकूमत इस वक्त, तो कम से कम वो नाम देती जो ज़रा सा कंसेंसस जिन पे पैदा हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे नाम दे दिए जिस पे कंसेंसस ही नहीं होगा, तो लाजमी बात है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। दूसरा, ये इलेक्शन से भाग नहीं सकते अब। और मैं ये एक और बात भी आपको बता दूँ, इलेक्शंस अब ये नहीं होंगे कि 2 सूबों में हो रहे हो और पूरे मुल्क में ना हो रहे हो, इलेक्शंस पूरे मुल्क में ही होंगे। सियासतदान आहिस्ता आहिस्ता अपनी खेल जो है ना वो दूसरों के हाथ में देते जा रहे हैं, अपनी लिगामें जो हैं वो किसी और के हाथ में देते जा रहे हैं। ये कभी अदालतों की तरफ देखते हैं, कभी अपने केस अदालत, फिर अदालतें जो हैं वो बताती हैं कि जाएँ जी इत्तेमाद का वोट लें, नहीं लें, इतने बजे लें, इतने बजे खाएँ, इतने बजे उठें, इतने बजे बैठें। या फिर दूसरी तरफ देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ। अब एक चीज़ तो वाज़ेह होगी है कि उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं तो न्यूट्रल हैं, अब लड़ो अपनी लड़ाई खुद ही, और पता लग जाएगा कि कितने मैदान में आप, इसको आप डिले कर ही नहीं सकते। पूरे मुल्क में इलेक्शंस होंगे, ईद के बाद होंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 15 दिन आगे कर लें, 15 दिन पीछे कर लें, ये नहीं होगा कि 75 अरब रुपया जो लगना है आपके इलेक्शंस पे, आप 70% पे एक दफ़ा इलेक्शंस करवा दें
और फिर पूरे मुल्क में करवा के 75 रुपया दोबारा लगा दें। खाने को पैसा नहीं है, आपके पास दवाइयाँ मौजूद नहीं है, कंटेनर आपके मतलब पोर्ट्स भर गए, आपके कंटेनर्स खड़े हुए हैं, डॉलर आपके पास नहीं है कि उनको छुड़वा लें, एम्बेसीज आपकी बंद हो रही हैं क्योंकि तनख्वाहें नहीं दे सकते आप। तो किस मुल्क में रह रहे हैं आप? या बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं? किस किस्म की हुकूमत है? मुझे समझ नहीं आती कि किस चक्कर में। अभी मैंने देखा था कि इनके कुछ सेंसिबल लोग जो है वो मतलब अब संजीदा बातें करनी शुरू कर दी हैं। उन्होंने ये कहा है कि बैठें बात करें इलेक्टोरल रिफॉर्म पे। जब खान साहब ने कहा था मैं असेंबली में जाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या मसला बन गया था कि 35 लोगों को आपने पंक्चर कर दिया, मतलब उनको डिसीड कर दिया आपने। जब वो कह रहे थे मैं आ रहा हूँ तो एक अच्छा माहौल था, आपको चाहिए था वेलकम करते आप। हर हुकूमत की ये ख्वाहिश होनी चाहिए थी कि जी असेंबली को चलाने के लिए हम अपोजिशन को लाके बैठाते हैं यहाँ पर। सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन आप जब कह रहे हैं कि 90 दिन में पूरे मुल्क में इलेक्शन होंगे, लेकिन फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है, ये छोड़े जाता हूँ, शेख साहब से वापस आके पूछता हूँ कि अगर 90 दिन में इलेक्शन पूरे मुल्क में होने हैं तो फिर ये हुकूमत ने कल 35 इस्तीफे कबूल करके और इसका इलेक्शन शेड्यूल आने वाला है, तो ये जो चंद हफ्तों में दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, फिर ये क्यों हो रहे हैं? और अगर हुकूमत इरादा रखती है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन में चला जाए तो उसने फिर ये 35 इस्तीफे क्यों कबूल किए हैं? वो असम्बली को डिसॉल्व करने की तरफ क्यों नहीं जा रही? तो इससे लगता है कि हुकूमत का इरादा शायद नहीं है। एक ब्रेक पर आते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो उस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। शेख वकास साहब, ये जो 35 लोगों के इस्तीफे इस मौके पर आकर कबूल किए हैं कि जब इमरान खान को लग रहा था कि अब तो ये असम्बलियां तोड़ने की बातें कर रहे हैं, कुछ खबरें भी आ रही थी कि नवाज शरीफ साहब भी ये सोच रहे हैं कि नहीं हम खाली पंजाब में तो इलेक्शन में उतर ही नहीं सकते, बड़ा खतरनाक होगा, बड़ा इसका सियासी नुकसान होगा, असम्बलियों को भी तहलील किया जाए। ऐसे वक्त लोग कह रहे हैं कि नहीं आप 35 हल्कों में उतरे हैं ज़िमनी इंतखाबात में, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन आप जाएं इंतखाबात में। ये क्या सोच के हुकूमत कर रही है फिर आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है हुकूमत ये सोच रही थी कि जिस वक्त एतमाद का वोट जो है उसके लिए ये कहेंगे प्रेसिडेंट, तो शुनीद ये थी कि तहरीक इंसाफ के हलकों में ये शुनीद थी कि उन्होंने नून लीग के 5-7 आदमी तोड़ लिए, यानी कि वो उस वोटिंग के अंदर वहां पे शामिल नहीं होंगे, तो एतमाद का वोट जो है वो मियां शहबाज शरीफ साहब नहीं ले सकेंगे। अब मियां शहबाज शरीफ साहब अब अगर एतमाद का वोट नहीं ले सकते और पीटीआई की ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने नून के कुछ बंदे डिफेक्ट करवा लिए हैं, तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि उसके बाद ऑब्वियसली लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर का एक इलेक्शन होगा और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए फिर पीटीआई का बंदा उम्मीदवार होगा, और अगर पीटीआई का बंदा उम्मीदवार होगा और फिर उसको अपनी गिनती पूरी करनी पड़ेगी तो उनके 35 आदमी ऑलरेडी माइनस होंगे, जिसमें से कुछ के पहले भी इस्तीफे मंजूर किए जा सके हैं। तो इस तरह एक और टर्मोइल जो है और एक और क्राइसिस पैदा हो जाएगा, जो क्राइसिस बेसिकली चीजों को लिंगर ऑन करेगा और इस तरह पीटीआई के लिए मसाइल पैदा किए जा सकेंगे। तो ये सिर्फ ये सोच के किया गया है कि अगर एतमाद के वोट हम हासिल नहीं कर सकते और कल पीटीआई अपना प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार पुट करती है तो उन्होंने 35 बंदे ही विचों गायब कर लो तो फिर नंबर पूरा कितों होएगा? तो मैं तो समझता हूं कि ये इनकी सोच थी, मगर ये भी वही सोच है जैसे एजाज भाई ने कहा है कि ये मुल्क को किसी पासे नहीं लेके जाना चाहते, बस ये कहते हैं कि असं आपस से खेलते रहिए, एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, एक दूसरे को खराब कर रहे हैं। मगर अफसोस ये है कि मसाइल के हल की बात कोई नहीं कर रहा, महंगाई कम करने की बात कोई नहीं कर रहा, पेट्रोल प्राइसेस की बात कोई नहीं कर रहा, वो कम कैसे करनी है इसका सोल्यूशन हुकूमत नहीं दे रही। हुकूमत ये नहीं बता रही कि बिजली की कीमतें कम कैसी करनी है, हुकूमत ये नहीं बता रही कि डॉलर इकट्ठा कैसे करना है। हाँ, हमें ये बताते हैं कि असं गए सी सैलाब जदगान वास्ते कॉन्फ्रेंस की थी, मंग पिन के आए हैं, इतने अरब डॉलर की प्लेजेस हो गई हैं, वो प्लेजेस कितनी मटीरियलाइज होगी नोबडी नोज़, और वो फिर पाबंद होंगे वहां लगाने के। मतलब लोग मर रहे हैं, रोटी खाने के लिए नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक हर कोई हमें यह बता रहा है कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, पावर शटडाउन होंगे, बिजली चली जाएगी, वापस नहीं आएगी। तो दूसरे पासे अवाम ने तमाशा दिखाई खड़े ने, कभी पंजाब में तमाशा हो रहा है, कभी वफाक में तमाशा हो रहा है। तो एजाज भाई ने ठीक कहा है कि बंदे ने बच्चे बन जाए सारे, नहीं तो यह ना कोई तीसरा घर आके कान चुप फाड़ के ना सारे लम्बा कर दे के। सही है। इसमें मगर एक और मसला ये है एजाजुल हक साहब के, जैसे आप भी कह रहे हैं, शेख साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शन तो होने चाहिए और इन मसाइल का ये हल है, मगर जो कराची के बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें पीटीआई भी, जमात इस्लामी भी वाज़ेह सबूत लेके फिर रही है, अपने हाथ में एहतजाज कर रहे हैं कि जी ये धांधली हुई है।
इलेक्शन कमीशन पर बड़े अदम एतमाद का इजहार हुआ है और इसी इलेक्शन कमीशन ने आइंदा के इंतखाबात भी कराने हैं। तो ये कैसे होगा? अगर इसी नौयत के इंतखाबात आगे होते हैं तो ये मुल्क को बहरान से निकालने के बजाय तो खुदा न खासा मजीद बहरान का शिकार कर सकता है। देखें, माजरत के साथ ये कोई इलेक्शन तो नहीं थे, ये तो एक माफिया है सिंध के अंदर जो बैठा हुआ है वहाँ पे। इन्होंने धांधली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लोग खौफजदा है इंटीरियर के अंदर। वहाँ दूसरी कोई पार्टी मौजूद नहीं है। जो PMLN थी, जिसके हम भी हिस्सा रहे हैं कभी, बड़े वहाँ पे मतलब एक गहमा गहमी होती थी, जलसे जुलूस होते थे वहाँ पर। एक मतलब MNA जीत कर आते थे कराची से और इंटीरियर सिंध से, जो कि पार्टी का हिस्सा होते थे। इन्होंने सब कुछ जरदारी के हवाले कर दिया, मतलब पीपल्स पार्टी के हवाले कर दिया और इन्होंने बिल्कुल बैकग्राउंड में चले गए। 7 सीटें इन्होंने जीती हैं और सारा धांधली वहाँ पर हुई है। टीचर्स इनके रखे हुए हैं, पुलिस इनकी है, ठप्पे ये लगा रहे थे। अगर इस किस्म के इलेक्शंस करवाने तो वो काबिल कबूल नहीं होंगे। और अब भी पीपल्स पार्टी का जो अगर जमात इस्लामी और PTI मिल जाते हैं तो मेयर जमात इस्लामी का मिलेगा, लेकिन इंटीरियर में जो उन्होंने इलेक्शंस करवाए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि बदतरीन एक किस्म के इलेक्शंस थे। तो आप इनको ये कहें जी कि ये इलेक्शन कमीशन और ये इलेक्शंस करवाएगा, इसीलिए मैं समझता हूँ कि पहले जिसने मशवरा दिया था वो जज्बाती लोग थे, जिन्होंने उठाकर PTI को असम्बली से बाहर निकाल दिया। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी और अब ये चीज़ें भी रिवर्स होंगी। ये भी मेरी बात आज आप नोट कर लें कि ये जो आप समझ रहे हैं कि हमने एक चीज़ अचीव की है और वो ये अचीवमेंट है इनकी कि हमने अपने केसेस माफ़ करवा दिए हैं, हमने जनाब नैब को पाबंद कर दिया है, 50 करोड़ तक की हमने जो है वो करप्शन को लीगलाइज कर दिया है। ये चीज़ें नहीं होंगी, ये सब रिवर्स होंगे। ये मेरा बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नोट कर लें। अगर ना हुआ तो आप कहना इजाजुल हक साहब झूठ बोल रहे थे आप। ये चीज़ें होंगी क्योंकि ये मामलात आगे चल ही नहीं सकते जिस तरह से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको चाहिए था। इजाजुल हक साहब, मगर ये बताएं कि ये जो इस वक्त आप मुआशी सूरत हाल का आपने खुद भी जिक्र किया है और आज वर्ल्ड बैंक की खबर है, वर्ल्ड बैंक के हवाले से कि 1.1 बिलियन डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान में उस जो प्रोजेक्ट्स के मद में आने थे उसको उन्होंने 1 साल के लिए मौखर कर दिया है। अभी हम खुश हो रहे थे कि 9 बिलियन डॉलर हम वादे लेकर, प्लेजेस लेकर आ गए हैं, तो इसका एक इम्पैक्ट होगा जाहिर है इकोनॉमी के ऊपर पाकिस्तान की, और ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउनवर्ड है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, इस क्राइसिस का किसी को इदराक है पाकिस्तान में कि नहीं कि किधर को जा रहा है? इदराक उनको होगा जिनकी तनख्वाहें बंद होगी, इदराक उनको होगा जिनकी पेंशन्स बंद होंगी। देखें, ये सारी मईशत जो है इसका दारोमदार जो है आपकी सिक्योरिटी, आपके डिफेंस के साथ है। मैं तो चलो पेड़ पे पत्थर बांध लूँगा, लेकिन कल परसों मैं सुनकर हैरान रह गया था नरेंद्र मोदी की जो उसने खड़े होकर पाकिस्तान के बारे में बात की है। मैं तो दोहराना भी नहीं चाहता यहाँ पे। यानी कि ये थोड़ी सी भी अगर हमें शर्म हो, थोड़ी सी भी हया हो, तो आप कम से कम ये देखें यार कि मुल्क किधर को जा रहा है। अभी लोग बाहर बैठे हुए हैं, मतलब आपके लीडर जो है वो मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है और डेटें देते हैं, फिर डेटें चेंज कर देते हैं। तो आप एक वज़ीर आज़म आपका माशाल्लाह मेरे तो साथी रह चुके हैं, मैं अब क्या कहूँ इनके बारे में कि ये वही हैं जिन्होंने झूठा एफिडेविट दिया था कि ये 1 महीने में वापस आ जाएंगे। किसी बार की जमहूरियत के अंदर ये करके दिखाएं आप। बड़े बड़े प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हमने देखा, गैरी हार्ट को एक रात में वो किसी के फ्लैट से या घर से निकले थे तो पूरी कैंपेन उनको ख़त्म करनी पड़ी थी। ये होते हैं मॉरल एथिक्स, ये होती है मोरालिटी, ये होती है डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी है जो हम यहाँ पे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, आटे के लिए लाइनें लग रही है। इसी तरह लग रहा है कि हम 76 में वापस चले गए हैं कि डिपो अब बनेंगे और डिपो की लाइनों में आपको चीनी, आटा और चीजें वहां से बने हुए हैं, पेट्रोल वहां से बने हुए हैं, लाइनों में मिल रही हर चीज। आप जाके देखें, दुख होता है, देख के दुख होता है कि बिल्कुल सही है। ये तमाम चीजें बड़ी तशवीश की बात है शेख वक़ास साहब, लेकिन इससे जहां एक तरफ तशवीश का आलम यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो किसी तरह संभल नहीं पा रही। डॉलर का एक्चुअल रेट आज हफीज़ पाशा साहब कहते हैं कि 295 रुपए है और एलसीज खुल नहीं रही। ये तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में संजीदगी का आलम यह है और संजीदा हलकों का, यानी जिनको सबसे ज़्यादा संजीदा होना चाहिए कि 35 हलकों में इलेक्शन होने जा रहे हैं। एक पार्टी कह रही है हम जाते ही नहीं इलेक्शन में, आप जाएँ और जाकर जीत के दोबारा रिजाइन कर देना, और दूसरी पार्टी में एक ही उम्मीदवार इमरान खान साहब 35 के 35 हलकों में लड़ रहे हैं, जबकि कौम का पैसा उतना ही लगेगा जितना लगना है। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो ये बेकार और बेसूद है, इसके बावजूद हो रही है। तो मेरा वही सवाल कि किसी को इदराक है कि क्या हो रहा है?
मैं जाती तौर पर समझता हूं कि किसी को इदराक नहीं है। देखो ना, जिस मुल्क के बेच बंदे रोटी तो तंग हो, दुकानें बंद हो रही हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, पेंशनर्स बेचारे जैसे एजाज भाई ने कहा वो अलहदा परेशान है। बिजली के बिल के लिए मेरे पास डेरे पे सुबह इलाके के लोग बेचारे इस वजह से परेशान होते हैं कि किस्तें करवा दें, और इस जालिम सरकार ने एक से ज्यादा किस्त पे भी पाबंदी लगा दी है और वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। रोज हमारे पास लोग परेशान आते हैं और हमें बार बार डराया जाता है कि हर चीज बंद होने वाली है। हमें श्रीलंका बताया जाता है, हमें लेबनान बताया जाता है, सिर्फ बताते हैं ये दसते ना श्रीलंका और लेबनान ने छोया कि इसी तरह अवाम वैसे ना दे बोटियां कर दे। कहने का मकसद ये है कि अगर इस सारी चीजों के बावजूद सिचुएशन इतनी ही ग्रेव है जितनी बताई जाती है, जो कि मैं समझता हूं इतनी ग्रेव है, तो उसके बाद फिर हम जो तमाशे रोज टीवी पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, इतनी रात गया फलानी मुशावरत हुई, मुशावरत की फैसला आया जी, केड़ा बंदा आ रहा है केड़ा नहीं आ रहा है, कौन किसको छोड़ रहा है कौन किसको, वो अवाम तो बैठी है, वो कह रही है तुम हुक्मरान हो, तुम इस मुल्क के लीडर हो, हम ये चाहते हैं कि हमें बताओ कि हमारी अजियत में कमी कब होगी, कब पेट्रोल प्राइसेस कम होंगे, कब बिजली की कीमत कम होगी, कब रोटी की कीमत कम होगी, कब आटा अवेलेबल होगा, कब चीनी नीचे जाएगी। हमारे बच्चे उन्होंने स्कूलों से हटा लिए हैं, यूनिवर्सिटी से फीस नहीं है देने के लिए, वो थोड़ा मुंह इस वास्ते देख रहे हैं तुम 6 महीने तमाशे पे खा रहे हो। सो दैट मीन्स इदराक नहीं है, ये कोल्ड एटीट्यूड है, ये अवाम की सियासत नहीं है, ये बारी की सियासत है, ये बारियां लेना चाहते हैं। पर जब बारी है, देखो मैंने दसो भाई लोग तो भूखे मर रहे ने, क्या प्राइम मिनिस्टर हाउस के, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के और प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड के खर्चों में कोई कमी हुई है? वो माल अवाम दा मौजा चल रही है। आप ये देखेंगे पंजाब में चौधरी परवेज इलाही साहब वजीर आला, अवाम पंजाब की भूखी मर रही है, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं, हर चीज महंगी हो गई है, मगर चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट के खाने में काले तत्तू लगे बटेरा तक मेन्यू चल रहे हैं सारे अवाम के पैसे से। क्या उनके कैवलकेड और उनके शाहाना खर्चों में पंजाब हुकूमत की कोई कमी आई है? तो उन्होंने शाहाना खर्चे उसे ही चल रहे थे, वफाकी हुकूमत उसी तरह खर्चे कर रही है। जब वजीरों को गाड़ियां नहीं दी जा रही है, जब एमएलए नहीं होते, वजीर नहीं होते, जी बिल्कुल, सुने जिनकी जो एमएनए नहीं होते, जो एमपीए नहीं होते, और उस वक्त जब वो एमएनए एमपी की कैंपेन कर रहे होते हैं, एक पिस्तौल उनके साथ नहीं होती, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होता। वजीर बढ़ते नाल ही बात, सरकारी 4-4 गाड़ियां फौरी बनानी, जान कीमती हो जाती है। प्रोटोकॉल चाहिए, एक तरफ रोटी नहीं है और एक तरफ 80 वजीर है, एक वजीर जो है आपको लाखों करोड़ रुपए में पड़ता है। इजाजत दीजिए।